ग्रेविटेशन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स डालेंगे तो क्या होगा बताओ, मूवमेंट होगा, चेंज इन डायरेक्शन होगा, दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फेमिलियर विद, तुम्हें कौन से फोर्स पता है? काइनेटिक फोर्स नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ऐसे बहुत से फोर्स होते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, तुम्हें क्या मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कि तुम जंप मारोगे और नीचे गिरे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स वही हुआ ना, क्या नहीं? अर्थ खींच रहा है नीचे, या तू बॉल फेंक ऊपर, बॉल ऊपर फेंकेगा, ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा? अभी जैसे कि हम यहाँ खींचातानी खींच रहे हैं, बराबर? मैं ऋतिक को इधर से खींच रहा हूँ और उधर से वो लोग खींच रहे हैं, लेकिन मैं जब तक यहाँ खींचूंगा एकदम जोर जोर से तो वहाँ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सेम बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है तो फटाक से ऐसे ऊपर जाते रहता है, लेकिन नीचे से क्या है, ग्रेविटेशन उसको खींचते रहता है नीचे, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है। जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो क्या होगा, नीचे गिरना शुरू होगा। तो सेम चीज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स हो या अर्थ और ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी दो ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं, उस चीज को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा और एक्टिविटी में भी पूछा जाता है बहुत बार, यहाँ पे भी दिया है कि एप्पल, ये सर इसक न्यूटन जो था जिसने ग्रेविटेशन इन्वेंट किया, तो वो बैठा था और उसने देखा कि साला एप्पल नीचे ही गिर रहा है, ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ही क्यों आ रहा है। फिर उसे पता चला कि एक अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन एप्पल पे अट्रैक्ट करता है, लेकिन एप्पल नीचे क्यों जाता है, अर्थ ऊपर क्यों नहीं चले जाता उसके पास? फुल रीजन, ये क्वेश्चन आया था इसके लिए पूछ रहा हूँ। ये इसमें से ये चीज पूछा गया था कि दोनों चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों एप्पल और अर्थ दोनों अट्रैक्ट करते हैं। एप्पल अर्थ के पास जाता है, अर्थ एप्पल के पास क्यों नहीं जाता? अर्थ घमंडी है, इसके लिए रीजन क्या है? रीजन क्या है? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे रुद्र किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन पहल कौन करेगा? दोनों में से पहल कौन करेगा? वो समझ सकते हैं। हाँ, अभी वीडियो चालू है तो किसी का नाम नहीं ले सकता, ये इसको पहल करेगा, वो समझ सकते हैं हम। लेकिन अर्थ और एप्पल में दोनों अट्रैक्ट करते हैं, तो अर्थ उधर जाता है लेकिन ये एप्पल चला जाता है। रीजन है कौन सा? बड़ा है। हाँ, तो एक्चुअल एक वर्ड आता है ह्यूमन, क्या है? मास। अर्थ का मास ज्यादा है एप्पल से, इसके लिए अर्थ एप्पल के पास नहीं जाता, एप्पल अर्थ के पास आता है। रीजन क्या है? मास। ध्यान रखो, ये कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है तुमको। क्या है रीजन? बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर, so therefore apple falls on the earth। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। We have seen in previous standard that the gravitational force एक यूनिवर्सल फोर्स है, यानी हर जगह इक्वल, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा। And it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe। यानी दो यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट्स है, वो दोनों पे अट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं कि अर्थ के साथ ही अट्रैक्शन है, जहाँ पे जाएंगे उधर हर जगह अट्रैक्शन होता है। Let us now learn how this force was discovered. Gravitation. As we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton। देखो ये फिलअप में भी आता है कि ग्रेविटेशन फोर्स किसने इन्वेंट किया था? सर इसाक न्यूटन ने। As the story goes, he discovered the force by seeing an apple falling from a tree on the ground. He wondered why all the apples fall vertically downward and not an angle to vertical। यानी सारे एप्पल नीचे क्यों गिरते हैं,
ऐसे वर्टिकल में क्यों नहीं चले जाते? Why they do not fly off in a horizontal direction? After much thought, he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself. यानी बहुत सोच विचार के बाद उसने अनुमान लगाया कि अर्थ अट्रैक्ट करता होगा एप्पल को, and this attractive force must be directed towards the center of earth. यानी सीधा vertically downward center of earth में attraction होता है. The direction from the apple on the tree to center of earth is the vertical direction at the position of apple. And thus the apple falls vertically downward. यानी attraction सीधा vertically downward center of earth से होता है, तो इसके लिए apple सीधा नीचे गिरता है. On the left shows the apple tree on the earth. The force on an apple on the tree is towards the center of earth. That is along the perpendicular from the position of apple to the surface of earth. यानी सीधा perpendicular नीचे ही गिरता है, 90 degrees पे ही गिरता है. The figure also shows the gravitational force between earth and moon. अर्थ और मून का भी बता रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे. मेरे ख्याल से आज एंडिंग में आएगा या कल आएगा वो चीज कि अर्थ और मून वो भी अट्रैक्ट करता है, तो नीचे क्यों नहीं आता है, मून क्यों नीचे नहीं आता है. The distances in the figure are not according to scale. Okay. Newton thought that if the force of gravitation acts on apple on a tree at different heights from the surface of earth, can it also act on an object at even greater height? यानी एप्पल तो अर्थ से नजदीक है, तो इसके लिए अट्रैक्ट हो रहा है. क्या ऊपर की हाइट में कुछ होगा तो वो भी अट्रैक्ट करेगा क्या? लाइक फॉर एग्जांपल मून अट्रैक्ट होता है क्या अर्थ से? कैन इट एक्ट इवन फर्दर ऑब्जेक्ट्स लाइक अदर प्लैनेट्स, सन, वो भी अट्रैक्ट होते हैं क्या? तो वो हम पढ़ेंगे आगे. फोर्स एंड मोशन. वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज नेसेसरी. हमने ऊपर पढ़ा कि फोर्स क्यों है जरूरी? टू चेंज द स्पीड as well as direction of the motion of object. यानी फोर्स से हम स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का. फिर ये ग्रीन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, और जो हम राइट में कीपलर्स लॉ है उसके बारे में है कि इसने इन्वेंट किया क्या, ये क्या था वही है. सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स यानी क्या? हाँ, सेंटर पे जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. जैसे कि अगर तुम एक रस्सी लो, रस्सी में पत्थर बांधो और ऐसे ऐसे गोल घुमाओ, तो क्या हाथ से रस्सी छूटेगा? लेकिन वो गोल गोल क्या घूमेगा? स्टोन ऐसे गोल गोल घूमेगा. क्यों? उसका फोर्स सेंटर से क्रिएट हो रहा है, सेंटर से ऐसे आ रहा है, तो वो फोर्स जो सेंटर से क्रिएट होके जो गोल गोल घूम रहा है, उसी चीज को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. देखो यहाँ एक्टिविटी दी है. Tie a stone to one end of a string. Take the other end in your hand and rotate the string so that the stone moves along a circle as shown in figure. Are you applying any force on the stone? यानी stone पे कोई force लगा रहा है क्या? In which direction is force acting? कौन से direction में force घूम रहा है? How will you stop this force from acting? यानी इसको stop कैसे करोगे? तुम कुछ भी चीज ऐसे गोल 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 घुमाओ और फिर ऐसे छोड़ोगे तो सीधा नीचे जाएगा कि ऐसे करके जाएगा? सीधा ऐसे करके जाएगा. तुम गोल गोल घुमाते हो, छोड़ोगे अचानक, तो धीरे धीरे ऐसे करके प्लेन कैसे लैंड होता है वैसे जाएगा. तो एक तरह से क्या होता है टेंजेंटल डायरेक्शन में. टेंजेंट क्या है हमें पता है, ज्योमेट्री में आएगा आगे चल के चैप्टर में. टेंजेंट क्या होता है? सर्कल रहता है, सर्कल को टच होके कोई लाइन जाती है, उसको टेंजेंट कहते हैं. सर्कल के अंदर से नहीं, सर्कल को टच होके. तो यहाँ पे भी जो हम चीज गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे छोड़ेंगे तो एक तरह से सर्कल को टच होके वो जा रहा है, स्लोप में जाएगा, तो टेंजेंटल डायरेक्शन होता है. तो वही चीज आगे आएगा. देखो, as long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us. जब तक हम पकड़ के रखेंगे, हम उस स्ट्रिंग को पकड़ के रखते हैं, that is towards the center of circle and applying a force up towards it. The force stops acting if we release the string. यानी force stop करेगा एक्ट करना जैसे हम छोड़ेंगे. In this case, the stone will fly off along a straight line which is tangent to the circle at the position of stone when the string is released. यानी जैसे हम छोड़ेंगे तो कौन सा tangential direction में मूव होगा, because that is the direction of the velocity at that instant of time. यानी वो वेलोसिटी का डायरेक्शन है. जैसे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे छोड़ेंगे तो वेलोसिटी स्पीड ऐसे जाएगा. इसके लिए स्टोन ये डायरेक्शन में मूव होता है. और वही चीज उन्होंने दिया है. 5 रुपये का कॉइन लो,
5 कोई भी 1 रुपए का कॉइन लो, हम लोग ऐसे पकड़ के फिर उसको ऐसे मारेंगे तो क्या होगा, गोल 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 घूमे रहेगा, पहले उसका फोर्स सेंटर में रहेगा तो गोल गोल घूमेगा, फिर बेवड़े की माफिक ऐसे ऐसे करके गिर जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसका फोर्स और डायरेक्शन में है इसके लिए। तो thus a force acts on any object moving along a circle and is directed towards the center of circle, तो उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। Centripetal means center seeking, that is the object tries to go towards the center of circle because of force, यानी ऑब्जेक्ट सेंटर में रहना पसंद करता है उसकी फोर्स के कारण। You know that the moon, which is natural satellite of Earth, goes around it in a definite orbit. मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है और अपने ऑर्बिट पे ही घूमते रहता है, जो उनकी दूरी रहती है। अभी हम लोग रास्ते पे बाइक या गाड़ी चलाते हैं तो कहाँ पे चलाते हैं? फुटपाथ के ऊपर चलाएंगे क्या? जो रास्ता है उसी पे जाएंगे। तो उसी तरह मून और बाकी प्लैनेट्स भी है, उनका जो ऑर्बिट रहता है उसी पे वो लोग घूमते रहते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून एज वेल एज इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी उसका स्पीड चेंज होते रहता है। डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन मून, यानी तुम्हें लग रहा है कोई फोर्स काम कर रहा होगा? व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, यानी क्या डायरेक्शन होगा? हाउ वुड दिस मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्टेड ऑन इट, यानी अगर कोई फोर्स काम नहीं करता होगा तो क्या होता? डू अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड सन, यानी दूसरे प्लैनेट्स भी रिवॉल्व करते हैं। इज सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी सेम फोर्स एक्ट करता है क्या? व्हाट मस्ट बी इट्स डायरेक्शन? तो ऊपर के एक्टिविटी से क्या पता चला? एग्जांपल एंड क्वेश्चन, इट इज क्लियर दैट फॉर द मून टू गो अराउंड द अर्थ देयर मस्ट बी अ फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड ऑन द मून, यानी कोई तो फोर्स है जो मून के ऊपर एक्सर्ट करता है, एंड दिस फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड बाय द अर्थ, और ये फोर्स कौन? अर्थ क्रिएट करता है, जो अट्रैक्ट करता है मून को अपनी तरफ खींचने के लिए। सिमिलरली द सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग प्लैनेट्स, उसी तरह सन की दूरी पे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं तो वो भी सन अट्रैक्ट करता है सारे प्लैनेट्स को, इंक्लूडिंग अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी अर्थ को भी वो अट्रैक्ट करता है। यानी हम यहाँ ऐसे ही है, लेकिन अर्थ हमें पता है अर्थ हमेशा घूमते रहता है, अर्थ घूमते रहता है। तो वही चीज़ अगर तुम्हें एग्जाम्पल दूँ तो देखो आगे आएगा ये चीज़, अभी बता देता हूँ कि मून भी अर्थ की तरफ आता है। अब जैसे कि बॉल, तुम यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे रुको और बॉल को दूर फेंको, खिड़की से बाहर दूर फेंको, और टेरेस पे जाओ 12 माले की, और 12 माले के ऊपर से ऐसे फेंको, कौन सा दूर जाएगा बॉल? फर्स्ट फ्लोर वाला कि 12 माले वाला? 12 माले वाला हाइट है। तो सेम चीज मून जो है फ्री फॉल में रहता है, फ्री फॉल यानी वो गिरने की पोजीशन में रहता है, गिरता ही रहता है, लेकिन वो गिरते रहता है, यानी अगर वो फ्री फॉल गिरते रहता है यानी ऊपर से गिरेगा तो दूर है, हाइट पे बहुत है, तो उस तरह से वो ऐसे चक्कर काटते रहता है। वो चीज़ जो है इस तरह से गोल 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 अर्थ के चक्कर काटते रहता है। ऊपर से गया फ्री फॉल में ऐसे आया, ऐसे करके ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। अगर वो फ्री फॉल नहीं होता तो मून भी धरती के ऊपर गिर जाता, लेकिन वो फ्री फॉल में है, मूविंग पोजीशन में है, फ्री फॉल में है। फ्री फॉल यानी आगे आएगा, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फ्री फॉल यानी जिसके ऊपर कोई ग्रेविटेशन या कोई काम नहीं करता, अपने फॉलिंग पोजीशन में है वो चीज़, तो इसके लिए वो मूवमेंट में हमेशा रहता है, इसके लिए वो जमीन पे नहीं गिरता है। कीपलर्स लॉ ये चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है, कीपलर्स लॉ, जिसमें ये 3 पॉइंट्स जो ब्लैक लेटर्स में है वो तुम्हें वर्ड टू वर्ड लिखना है, वर्ड टू वर्ड। नीचे जो है देखो क्या दिया है, कीपलर्स लॉ, planetary motion had been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all observation of planets' positions were made with naked eyes. By the 16th century, lot of data available था about planetary position and motions. John Kepler studied this data. He noticed that motion of planets follows certain laws. यानी ये particular laws follow करता है। उसने 3 लॉज डिस्क्राइब किए थे जिसको हम कीपलर्स लॉ कहते हैं। तो देखो पहला लॉ, कीपलर्स फर्स्ट लॉ। अब पहले ये डायग्राम देख लो, जो डायग्राम है उसमें देखो ए से बी, सी से डी, ई से एफ जो दिया है वो क्या है, प्लैनेट का पोजीशन है। एस जो है सन है, फोकाई यानी सन को फोकाई यानी सेंटर कहा गया है, वहां पे वो सेंटर है। तो पहला पॉइंट क्या है,
ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिट यानी जो उसमें जो दूरी में प्लैनेट घूमता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स, एलिप्स यानी अब ये कौन से शेप में है, जो है वो सर्कल है कि ओवल है, ओवल शेप, तो जो ओवल शेप है उसी को एलिप्स कहते हैं। तो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, फोकाई यानी मेन पॉइंट, सन जो है एक मेन है, सेंटर कह सकते हैं हम। तो पहला पॉइंट क्या है, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स इन विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सेकंड किपलर्स लॉ क्या है, अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल SAB, ट्रायंगल जो SAB है यानी A से B प्लैनेट का पोजीशन है, A से B जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो वही चीज उन्होंने वहाँ ऊपर दिया है C से D, वो भी उतना ही टाइम लग रहा है, उतना ही इक्वल एरिया कवर करता है। देखो ट्रायंगल SAB भले छोटा है लेकिन चौड़ा है, और वही ट्रायंगल SCD, ऐसे ट्रायंगल पतला है लेकिन लंबा है। तो उसी हिसाब से उन्होंने क्या डिस्कवर किया, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, यानी जो लाइंस जॉइंट होती है प्लैनेट और सन को, स्वीप्स इक्वल एरिया, स्वीप्स यानी कवर्स, इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी A से B में जाने में कितना 1 घंटा लगता है, तो सेम C से D में भी उतना ही ये लगता है, इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और थर्ड वन याद रखने के लिए तुम लोग पहले थोड़ा मैथ्स 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स में देख लो, वेरिएशन चैप्टर में था डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। हम ऐसे लिखते थे इसको हम क्या कहते थे, x वेराइज डायरेक्टली बाय y, और एक चीज ये था, इसको हम क्या कहते थे, x वेराइज इनवर्सली बाय y। अपॉन में रहता है वो इनवर्सली, सामने ही रहता है वो डायरेक्टली कहते थे। तो यहाँ पे ये चीज पॉइंट याद रखने के लिए सीधा सीधा इस तरह से याद रखोगे, t² अपॉन r³ यानी क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी टाइम हुआ, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इनवर्सली सॉरी ऐसे नहीं है, डायरेक्टली है ना, square of period of revolution is directly proportional to cube of the distance between sun and planets। r यानी रेडियस, कौन सा रेडियस, सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने r मेंशन किया है। तो ये वाले लॉ में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं लिखने में, तो इस तरह से उसको लर्न करो। क्या, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the cube of the distance between planets and the sun, distance of a planet from sun। तो इस तरह से ये इसको याद रखो, t² is directly proportional to r³। Kepler obtained his law simply from the study of position of planets obtained by regular observation। He had no explanation as to why planets obey this rule। We will see below how these laws help Newton in the formation of the theory of gravitation। इसका थर्ड लॉ जो है उसका डेरिवेशन है यहाँ पे, जो पढ़ना रहेगा हमें, आंसर में ही है, मास्टर की में ही पढ़ा पूरा आंसर है, हम यहाँ पढ़ेंगे वो चीज। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, ऑल द अबव कंसीडरेशंस इंक्लूडिंग कीपलर्स लॉ लेड न्यूटन टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। यानी न्यूटन ने कीपलर्स लॉ के द्वारा एक थ्योरी बनाई थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद डेफिनाइट फोर्स, यानी हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये फोर्स, वापस देखो फॉर्मूला कैसे, डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ
masses and inversely proportional, upon में हो inversely proportional to the square of the distance between those objects. तो देखो क्या दिया है definition, force is directly proportional to the product of masses. देखो m1 और m2 product multiply है product of masses of two objects and inversely, upon में हो inversely proportional to the square of the distance between them, यानी दो objects है उन दोनों के बीच का distance. सीधा सीधा डेफिनेशन ये फॉर्मूला में लर्न हो जाता है. इसी तरह से करोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा इजीनेस होगा. फिर यहाँ पे ये कुछ नहीं है ग्रीन पार्ट, नीचे ही डायरेक्ट आ जाओ. फिगर 1.5 shows two objects with masses m1 and m2. देखो m1 और m2 डायग्राम में देखो m1 और m2 दो मास है. is kept at a distance d from each other, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है. तो मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन these two objects कैसे लिख सकते हैं, F ओ a नहीं है, ओ इसकी साइन है, अल्फा की साइन है, वो ऐसे ओ a नहीं है, ध्यान रखना. वहां पे उन्होंने F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसके लिए उन्होंने ऐसे दिया है, लेकिन वो अल्फा की साइन है ऐसे, ध्यान रखना वो a नहीं है. F is directly proportional to m1 into m2 upon d square, और F is equals to g m1 into m2 upon d square, जहाँ d कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. जैसे कि हम मैथ्स में k लेते थे, k as कांस्टेंट, वैसे यहाँ g कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू भी वही आएगी सेम, जो तुम्हें बाय हार्ट करनी होगी. g की वैल्यू जो है कैपिटल G की वैल्यू हर जगह सेम रहती है, तो तुम्हें वो पढ़नी होगी. तो उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. द अबव लॉ मींस दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी अगर मास एक ऑब्जेक्ट का डबल किया, जैसे m1 और m2 दो मास है, एक मास का हमने अगर डबल किया तो फोर्स डबल हो जाएगा. कैसे, तो देखो जैसे कि समझो एक का हमने 2 लिया, एक का 3 लिया, इधर 2 लेते हैं, डिस्टेंस 2 लेते हैं, तो 3 2 जा 6 अपॉन 2 3 हुआ. अगर हम एक का मास डबल कर देते हैं, 2 का 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 अपॉन 2 12 अपॉन 2 6. यहाँ फोर्स 3 आया, यहाँ फोर्स 6 आया, यानी तुम एक आध मास अगर डबल कर दोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा. और सेम इफ द डिस्टेंस इज डबल, यानी अगर डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का उसको डबल करोगे तो फोर्स डिक्रीज होगा. कैसे, बाय फैक्टर ऑफ 4, यानी डिवाइड ये 1/4 हो जाएगा. इफ द टू बॉडीज आर स्फीयरिकल, यानी अगर दो बॉडी स्फीयरिकल यानी राउंड शेप में है, दोनों राउंड में है, जैसे हम कहते हैं हमारा मेन मास कहाँ रहता है, हम किसके बल पे खड़े रहते हैं, हमारा बैकबोन जो रहता है, धड़ हम कहते हैं, हमारी गुजराती भाषा में धड़ कहते हैं, इसको धड़ है, मेन पार्ट ये है हमारा, जिसके बल पे हम खड़े रहते हैं, तो उसको मास कहते हैं. अगर दो स्फीयरिकल बॉल्स है तो उनका मास कहाँ होगा, सेंटर में ही होगा स्फीयरिकल का. लेकिन अगर स्फीयरिकल नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो डिस्टेंस कहाँ से, दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, जहाँ पे उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जहाँ पे उसका मास ज़्यादा होगा वो पॉइंट से हम डिस्टेंस कवर करेंगे. तो यहाँ उन्होंने वही दिया, देखो इफ टू बॉडीज आर स्फीयरिकल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडी, तो सेंटर से ही करेंगे. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज टेकन टू बी d, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस को d लेंगे. इन केस व्हेन बॉडीज आर नॉट स्फीयरिकल, यानी बॉडी अगर स्फीयरिकल नहीं है और हैव इर्रेगुलर शेप, then the direction of force is along the line joining their center of mass, यानी उनका मास जहाँ सिचुएटेड है उसको सेंटर एज्यूम करके डिस्टेंस वहीं से करेंगे. and d is taken to be distance between two centers of mass. From equation 2 it can be seen that the value of g is the gravitational force acting between two unit masses kept a unit distance away from each other. Thus SI unit, the value of g is equals to gravitational force between two masses of 1 kg kept 1 meter apart. ये कुछ नहीं इतना. और यहाँ पे देखो उसकी वैल्यू है यूनिट ऑफ जी क्या है, न्यूटन
m² kg⁻², और उसका यूनिट SI यूनिट वैल्यू क्या है 6.673 × 10⁻⁻11। ये वैल्यू याद रखनी है क्योंकि सम्स में तुम्हें ये पुट ऑन करनी है जी की वैल्यू, वो लोग सम में देंगे नहीं। The center of mass of an object is the point inside or outside the object at which the total mass of object can be assumed to be concentrated। यानी सेंटर ऑफ मास जो होता है ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी पढ़ा वही है। सेंटर ऑफ मास जो होता है ऑब्जेक्ट पे, वो पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को एज्यूम करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट्स, जो स्फीयरिकल है उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स सेंटर। यानी ये वही चीज है जो मैंने बोला, स्फीयरिकल है तो सेंटर से उसका मास कैलकुलेट करेंगे, और सेंटर नहीं है तो जहां पे उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड है वहां से लेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी कीप्लर्स का थर्ड लॉ का डेरिवेशन है जो एग्जाम में आता है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो गोल गोल घूमता है अपनी स्पीड से। We have seen earlier that such a motion is possible only when object is constantly acted upon by a force directed towards center of circle। यानी कांस्टेंट स्पीड में सर्कल कब घूमेगा, जब सेंटर से उसे कोई फोर्स अट्रैक्ट करेगा तभी वो गोल गोल घूमते रहेगा कांस्टेंट स्पीड में, और वही फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इफ m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v उसकी स्पीड होती है, r रेडियस ऑफ सर्कल है, तो दैट so that it can be shown that this force is equals to F is equals to m v² upon r। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। क्या है देखो, F is equals to m v² upon r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। फिर इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी एक प्लैनेट सन के गोल गोल घूमते रहता है, तो गोल घूमता है, एक राउंड मारा यानी वो क्या हो गया, एक तरह से उसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं, हम लोग 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं ये चीज मैथ्स में। जैसे स्क्वायर के पेरीमीटर को 4 × s कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को 2l + b कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस, क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस। तो प्लैनेट एक चक्कर मारा यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल हुआ, तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो एक तरह से यहाँ पे देखो, जब ये चक्कर काटता है, हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह हम वेलोसिटी लेते हैं, डिस्टेंस एक चक्कर काटेगा यानी कितना हो गया 2πr, और टाइम यानी कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे देखो, if a planet is revolving around the sun in circular orbit in uniform circular motion, then the centripetal force acting on a planet towards the sun must be F is equals to mv² upon r, where m mass of the planet है, v speed है, r distance है। The speed of planet can be expressed in terms of period of revolution t as follows। यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैनेट इन वन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट। पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट यानी ऑर्बिट कैसे राउंड रहता है, तो हो गया 2πr। r क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। टाइम टेकन क्या है, इक्वल्स टू पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू t। यानी उन्होंने दिया है v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2πr, टाइम t है, तो v की ये वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे। तो देखो
ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसमें m एज इट इज v स्क्वायर है, यानी ये पूरा स्क्वायर होगा 2 पाई r अपॉन t का स्क्वायर अपॉन r। ये आंसर है हाँ लर्निंग में, ध्यान रखना, ये तुम्हें लिखना है, इसके लिए खास ध्यान देना, और इसकी हो सके तो घर पे भी आज प्रैक्टिस करना। इसको लिखने का आगे क्या करने का? हाँ ऐसे ही लिखना है, मास्टर की में है, पूरा 1 पेज का है, और यहाँ टेक्स्ट बुक में भी कोई कोई स्टेप स्किप है, इसके लिए खास ध्यान देना। स्क्वायर है m, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, और डिवाइड बाय r करते हैं तो क्या होगा, इनटू करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ नीचे ही लिखता हूँ, ये r, ये वाला r नीचे ही लिखा, और ये t स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये r और ये एक r कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4m पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर। फिर हम r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। मैथ्स में हम जो भी करते हैं ऊपर नीचे दोनों के लिए करते हैं, तो हम यहाँ r स्क्वायर और r स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4m पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन t स्क्वायर r स्क्वायर, r स्क्वायर t स्क्वायर। अभी ये चीज को हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। देखो p प्लस का थर्ड लॉ क्या कहता था हमारा, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ये यहाँ जाएगा तो t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल्स टू k एज्यूम करते थे, तो यहाँ पे उल्टा है, देखो t स्क्वायर अपॉन r क्यूब, यहाँ r क्यूब अपॉन t स्क्वायर है, उल्टा है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 4m पाई अपॉन r स्क्वायर इंटू 1 अपॉन k। देखो t स्क्वायर अपॉन r क्यूब k है, तो ये उल्टा है, तो ये 1 अपॉन k हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू, फिर इसको हम ये कांस्टेंट लेंगे तो ये अपॉन में r स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो 4m पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर k है, तो हम ये चीज को अलग नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है, तो देखो उन्होंने वही दिया है अकॉर्डिंग टू किपलर्स थर्ड लॉ। देखो उन्होंने दिया है t स्क्वायर अपॉन r क्यूब k है, बट यहाँ रिवर्स आया है ऑपोजिट, तो इसके लिए हमने इंटू 1 अपॉन k लिखा, फिर ये पार्ट को हमने अलग लिख दिया और ये अलग लिखा, तो 1 अपॉन r स्क्वायर आएगा। तो thus Newton concluded that centripetal force, which is the force acting on planet and is responsible for circular motion, must be inversely proportional to the square of distance between planet and sun। यानी न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली अपॉन में है, देखो इसके लिए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। Newton identified this force with the force of gravity and hence postulated the inverse square law of gravitation. The gravitational force is much weaker than other forces in nature। यानी gravitation force तो बहुत ही माइन्यूट फोर्स है, बहुत ही कम पावर वाला फोर्स है, लेकिन वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूज मास ऑफ प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स। यानी ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इन सबका मास ज्यादा है, इसके लिए। इज देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी तुम दोनों के लिए खास है, तुम दोनों के लिए। Is there a gravitational force between two objects kept on a table or between you and your friend sitting next to you? यानी दो फ्रेंड्स बाजू बाजू में बैठे हैं। If yes, why don't the two move towards each other? यानी दोनों धीरे धीरे क्यों चिपकते हैं, धीरे धीरे क्यों चिपकते हैं, वो आएगा इसके अंदर। Yes, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो ऑब्जेक्ट्स हो या कोई भी दो बाजू बाजू में बैठे हैं तो धीरे धीरे सरकेंगे, धीरे धीरे ऐसे सरकेंगे।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट मास, लेकिन दोनों के बीच का मास में इतना कम रहता है, तो इसके लिए हमें मालूम नहीं पड़ता है, बहुत ही कम मूवमेंट होता है। अब देखो सम, देखो क्या दिया है, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, यानी 1 मीटर की दूरी पे दोनों जन बैठे, दोनों का मास है 75 और 80 केजी। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? देखो फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का, G m1 into m2 अपॉन r²। G यानी हमारे कांस्टेंट वैल्यू जो है 6.67 into 10⁻⁻11, m1 यानी महेंद्र का मास, m2 यानी विराट का मास, यानी 75 into 80। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? 1 मीटर, यानी 1 का स्क्वायर 1। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? देखो 4.002 into 10⁻⁻7 n। फोर्स न्यूटन में आता है, इसके लिए न्यूटन। अब तुम्हें ये मल्टीप्लिकेशन नहीं जमेगा, यहाँ 11 है -7 कैसे आया, क्यों आया? तो देखो तुम इस चीज को मल्टीप्लाई करो, वेट, देखो 6.67 into 75 into 80, आंसर क्या आ रहा है? देखो 40,020, ये आंसर आ रहा है। तुम ये आंसर लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं है। हाँ, बाजू में क्या है? 10⁻⁻11 लिख देना। अभी यहाँ पे हम और डिवाइड करेंगे, यानी अब यहाँ उनका 4 पॉइंट आया, 3 0 निकल गए, 4, तो अभी हम यहाँ अगर 4 डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे 4 नंबर के बाद, तो ये यहाँ पे 11 की जगह 4 कम हो जाएगा। क्या होगा? 10⁻⁻7। इसके लिए बुक में ये दिया है। तुम अगर ये मल्टीप्लाई करके यही आंसर लिखोगे तो भी राइट है, रॉन्ग नहीं है। अगर तुम्हें ये कैलकुलेशन अगर नहीं जमता है 10⁻⁻7 11, तो उसको वहीं पे रहने दो, इसको सॉल्व करके ये लिख दो तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट कितना है? 4.002 into 10⁻⁻7 n। दिस इज अ वेरी स्मॉल फोर्स, यानी बहुत ही छोटा फोर्स है। If the force of friction between Mahendra and the bench on which he is sitting is 0, यानी फ्रिक्शन घसीटना बेंच के ऊपर बिल्कुल 0 है, then he will start moving towards विराट, तो विराट की तरफ मूव होना शुरू होगा। विराट under the action of this force we can calculate his acceleration and velocity, यानी हम acceleration और उसकी velocity कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के द्वारा। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू ma। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू m इंटू a। हमें a फाइंड करना है, तो क्या होगा? F अपॉन m हो जाएगा। और वेलोसिटी के लिए 3 फॉर्मूलाज है यहाँ पे जो यूज हुआ है, v इज इक्वल्स टू u प्लस a t, ये फॉर्मूला। अब हमारे पास देखो क्या है, फोर्स ऑफ महेंद्र है, फोर्स ऑफ महेंद्र हमने फाइंड किया, महेंद्र का मास दिया है, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। देखो a इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है? 4.002 into 10⁻⁻7, मास कितना है महेंद्र का? 75, तो इसका आंसर समथिंग 5.34 into 10⁻⁹ ये आया आंसर। ये क्या है? एक्सेलरेशन। अभी उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, कितनी स्पीड में वो दोनों ये होंगे, तो देखो वेलोसिटी फाइंड करनी है u। स्टार्टिंग उन्होंने क्या बोला? रेस्ट पे है, तो u और v क्या है? दोनों स्पीड का है। u किसका है? इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग स्पीड,
और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी एंड की जो वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग स्पीड तो रेस्ट पे थे तो ये 0 ही होगा, एक्सेलरेशन ये आएगा, और टाइम उन्होंने कितना दिया है, 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड यानी इंटू 1 करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, वही आएगी 1.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। तो महिंद्रा की वेलोसिटी कितनी आएगी 1 सेकेंड के बाद, कितनी स्पीड होगी। दिस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल वेलोसिटी, द वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन कैसे बढ़ेगा, देखो दिया है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि महेंद्र मूव्स टुवर्ड्स विराट, यानी महेंद्र विराट की तरफ मूव होगा। अब महेंद्र विराट की बाजू में तरफ मूव होगा तो उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो F = G m1 m2 अपॉन r², ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा यानी यहाँ नंबर कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा ना। देखो 10/5 है सपोज, तो आंसर 2 आया। अभी डिस्टेंस कम कर देते 10/2 तो आंसर क्या आएगा 5, यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ा, ये बढ़ गया तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना, फोर्स बढ़ा तो यहाँ a है तो ये नंबर भी बढ़ेगा। जैसे अभी देखो यहाँ अगर मैं 10/2 लेता हूँ उसकी जगह 20/2 तो आंसर अलग आएगा ना, बढ़ेगा। तो जब फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा और एक्सेलरेशन बढ़ा तो स्पीड बढ़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने वहां दिया है, देखो जब वो -7 से -9 कैसे आया, वो कैलकुलेशन करेगा तो होगा वो चीज। उन्होंने डेसिमल को ये लिया है, यहाँ पे 0.05 आता होगा तो इसके लिए उन्होंने यहाँ लिया, इसके लिए ये हो गया। So the acceleration will also not remain constant because Mahendra moves towards Virat. The distance between them will decrease, causing an increase in gravitational force, thereby increasing acceleration as per Newton's second law of motion. फिर ये एक एग्जांपल है, सॉल्व करना रहेगा। पिंक वाला देख लो, हाई टाइड्स लो टाइड्स। जैसे समुद्र में हम देखते हैं भरती आती है, हाई टाइड्स, पानी अपने आप कैसे भर जाता है, पाइपलाइन का नल चालू करते हैं क्या होता है, मून के पर्टिकुलर मून से ही होता है। मून जब ये अट्रैक्शन होता है पर्टिकुलर टाइम पे तो पानी ऊपर उठ जाता है, इसके लिए 5-5 फुट पानी ऊपर आ जाता है। और वही चीज सेम 90 डिग्री पे, वो प्लेस के 90 डिग्री पे क्या होगा, लो टाइड होगा। जहाँ पे हाई टाइड है वही प्लेस के 90 डिग्री पे एग्जैक्ट लो टाइड होगा, और जहाँ लो टाइड है उसकी एग्जैक्ट 90 डिग्री पे हाई टाइड होगा। तो देखो, you must be knowing about the high and low tides that occur regularly in the sea. The level of sea water at any given location along seashore increases and decreases twice a day at regular intervals. High and low tides occur at different times at different places. The level of water in the sea changes because of the gravitational force. यानी water का level change होता है gravitational force जो exerted by moon. Water directly under the moon gets pulled towards the moon and level of water there goes up. यानी level of water ऊपर जाएगा, उसको high tide कहते हैं। At two places on the earth at 90 degrees from the place of high tide, यानी exact 90 डिग्री जो प्लेस होती है हाई टाइड की, वहाँ पे वाटर मिनिमम होगा, यानी वहाँ पे लो टाइड होगा। ये एक पार्ट करते हैं फिर स्टॉप करते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया कि हम स्टोन या बॉल या कुछ भी ऊपर फेंकेंगे, ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के बाद नीचे आता है। क्यों? ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशन उसको नीचे की तरफ खींचता है, तो उसकी स्पीड कम होते जाती है, और एक टाइम पे जब उसकी स्पीड 0 होगी तो रिटर्न जर्नी शुरू होगी। तो विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रिमेन कांस्टेंट, यानी उसकी स्पीड सेम रहेगी, और विल इट चेंज विद टाइम? हाउ विल इट चेंज?
Why doesn't the stone move up all the time? Why does it fall down after reaching a certain height? What does its maximum height depend on? तो देखो, Earth attracts every object near it towards itself. यानी Earth हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है because of the gravitational force. The center of mass of the Earth is situated at its center. यानी सेंटर ऑफ मास जो अर्थ में रहता है वो सेंटर में वो खींचते रहता है. So the gravitational force on any object due to Earth is always directed towards the center of Earth. Because of this force, objects fall vertically downward. यानी उसके कारण ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है. Similarly, when we throw a stone vertically upward, यानी उसी तरह जब भी हम स्टोन वर्टिकली ऊपर फेंकेंगे, this force tries to pull it down. यानी ये फोर्स उसको नीचे खींचता है एंड उसकी वेलोसिटी कम करता है. ड्यू टू इट्स कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल, यानी वो नीचे से खींचना चालू ही रहता है तो वेलोसिटी बिकम जीरो. एक टाइम पे स्टोन की वेलोसिटी स्पीड जीरो हो जाएगी फॉर अ व्हाइल एंड द पुल कंटिन्यूज टू एक्सर्ट. यानी पुल खींचना उसका चालू ही होता है और फिर स्टोन स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. यहाँ पे भी वापस वही सेम सम्स है. थोड़ा क्या दिया है देखो, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्रा. अर्थ के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स उसका करना है तो g की वैल्यू जो है कांस्टेंट है. मास किसका, महेंद्र का मास एज्यूम करेंगे. मास ऑन द अर्थ, यहाँ पे देखो मास ऑन द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, ये वैल्यूज भी तुम्हें बाय हार्ट करनी रहेगी. ये भी सम में वो लोग नहीं देंगे. और ग्रेविटेशन का एक सम कंफर्म आता है, हमेशा ध्यान रखना. और सम स्कूल में नहीं कराएंगे, स्कूल में ऐसे ही बोलेंगे ओमिट कर दो, लेकिन सम्स को ओमिट मत करना. रेगुलर बेसिस पे तुम उसको प्रैक्टिस करते रहना तो ही वो चीज़ पल्ले पड़ जाएगी. तो दोनों का मास, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ महेंद्र जी और रेडियस ऑफ अर्थ, उसको लेके कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 733 न्यूटन. फिर सेम उन्होंने दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी अभी रेस्ट पे है. व्हाट विल बी महेंद्र's वेलोसिटी, यानी महेंद्र की वेलोसिटी क्या होगी. तो ये फॉर्मूला लगेगा, u जीरो ही आएगा क्योंकि रेस्ट पे है पहले. तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा. व्हाट विल बी महेंद्र's वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. तो u जीरो है, फोर्स हमने फाइंड किया था. पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, a इज इक्वल्स टू f अपॉन m करके. फोर्स हमारा 733 आया, मास महेंद्र का 75. तो एक्सेलरेशन जो भी आएगा, फिर ये फॉर्मूला में ये तो जीरो ही है u, टाइम 1 सेकेंड दिया है तो a इंटू टी लेंगे तो हमें v आ जाएगा. Thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with same force. यानी सेम फोर्स से एप्पल भी अट्रैक्ट करता है अर्थ को, अर्थ भी अट्रैक्ट करता है एप्पल को. देन why then does the apple fall towards the earth but the earth does not move towards apple? आया ना क्वेश्चन कि क्यों? ड्यू टू मास. द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ आल्सो एक्ट्स ऑन द मून. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मून के ऊपर भी काम करता है बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. Similar situation exists for the artificial satellites. Artificial satellites के लिए भी सेम सिचुएशन है, orbiting the earth, जो अर्थ की दूरी पे घूमते हैं. The moon and artificial satellites orbit the earth. Earth attracts them towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth. Why? यानी जैसे एप्पल तो आ जाता है अर्थ के खींचने पे, तो मून और सैटेलाइट्स क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनमें मोशन होता है, फ्री फॉल में होते हैं और बहुत हाइट पे है, इसके लिए आते हैं. लेकिन आते ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं अर्थ के. वो फ्री फॉल के पोजीशन में ही होता है और गोल गोल घूमते रहते हैं, इसके लिए नहीं गिरते. अगर वो फ्री फॉल में नहीं रहे तो वो भी नीचे गिरेंगे. दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मून. देखो उनकी वेलोसिटी रहती है, वो घूमते रहते हैं, इसके लिए वो नीचे नहीं आ रहे. अगर वो रुक गए तो वो भी नीचे आएंगे. Because of the velocity of moon and the satellites along the orbit, if this velocity was not there, यानी ये velocity नहीं होती तो वो भी अर्थ पे गिर जाते. यहीं पे ये स्टॉप करते हैं, आगे कल करेंगे. 2 3 4 6 पेज ही है अभी.
वो कल करेंगे आगे। चलो ज्योमेट्री